प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में सुभाष चंद्र बोस के जीवन इतिहास के बारे में जानेंगे। पहले पार्ट में सुभाष चंद्र बोस के पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, शैक्षिक जीवन इत्यादि के बारे में जाना। सुभाष चंद्र बोस के जीवन संघर्षों से संबंधित ये दूसरा भाग है। इसमें उनके स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के संगठन, आज़ाद हिंद फौज के रूप में, भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष के रूप में उनके योगदान पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सुभाष चंद्र बोस के जीवन इतिहास से संबंधित दूसरा भाग। 23 फरवरी 1933 से 8 अप्रैल 1936 तक सुभाष चंद्र बोस यूरोप में रहे। यूरोप प्रवास के दौरान सुभाष चंद्र पश्चिमी देशों के नेताओं की कार्यप्रणाली व उनके सामाजिक राजनीतिक वातावरण से परिचित हो चुके थे। सुभाष चंद्र बोस के मन में भारत की स्वतंत्रता का पूरा ध्यान केंद्रित था, इसलिए उन्होंने विदेशों में जाकर के इसकी रणनीति तैयार करने का विचार किया। उन्होंने सिन फेन के गुप्तचर आंदोलन को भारत की स्वतंत्रता के लिए उपयुक्त माना। वे तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा की बुद्धि से भी प्रभावित हुए। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना है कि कमाल पाशा ने पिछड़े हुए तुर्की को आधुनिक राष्ट्र में बदल दिया और तटस्थता की विदेश नीति अपनाई। सुभाष चंद्र बोस अनेक यूरोपियन नेताओं की रणनीति से प्रभावित हुए और भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने यूरोपियन विद्वानों और नेताओं की रणनीति को प्रयोग करने का एक प्रकार से प्रतिबद्धता जाहिर की। सुभाष चंद्र बोस ने अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए नवंबर 1934 में द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई। इस ग्रंथ को तैयार करने में कुमारी एमिली सैकल का विशेष योगदान रहा। इस पुस्तक में सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन संघर्ष के साथ साथ महात्मा गांधी और अन्य दूसरे राष्ट्रीय नेताओं के साथ वैचारिक मतभेदों का वर्णन किया। नवंबर 1934 के अंत में सुभाष चंद्र बोस को अपने पिता जानकी नाथ की गंभीर हालत का समाचार मिला। 3 दिसंबर 1934 को वे कराची पहुंचे तो पिता का निधन होने का समाचार मिला। 4 दिसंबर को ब्रिटिश सरकार का आदेश मिला कि अंत्येष्टि संपन्न होने तक एल्गिन रोड के निवास स्थान के अंदर रहना होगा। 8 जनवरी 1935 को वो पुणे यूरोप के लिए रवाना हो गई और उन्हें ऑपरेशन के लिए पुणे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। यूरोप प्रवास के दौरान वे अनेक प्रवासी छात्रों, भारतीय छात्रों, विद्वानों के संपर्क में आए और उन्होंने भारतीय छात्रों का भारत की स्वतंत्रता के लिए एकजुट होकर के संघर्ष करने का आह्वान किया। सुभाष चंद्र बोस का भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास लगातार जारी था। अप्रैल 1936 में यूरोप से प्रस्थान होकर मुंबई पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पहले से ही रणनीति थी कि सुभाष चंद्र बोस जैसे ही भारत में प्रवेश करेंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तार करके पुलिस ने उन्हें यरवदा जेल में डाल दिया। नेहरू ने उन्हें सहानुभूति का पत्र भेजा और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बना दिया। सुभाष चंद्र को जेल से मुक्त करने के लिए 10 मई 1936 को पूरे देश में हड़ताल की गई, लेकिन सरकार ने उन्हें रिहा करने की बजाय उन्हें नजरबंद कर दिया। 17 मार्च 1937 को उनकी गिरती सेहत के कारण बिना शर्त जेल से रिहा किया गया। सुभाष चंद्र बोस की शारीरिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो रही थी, इसलिए उन्हें जेल से रिहा किया गया।
सुभाष चंद्र बोस ने अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए द इंडियन पिलग्रिम की रचना की। ये रचना उन्होंने ऑस्ट्रिया में प्रवास के दौरान पूरी की। 18 नवंबर 1937 को सुभाष चंद्र को इलाज के लिए यूरोप प्रस्थान करना पड़ा था। उसके बाद 8 जनवरी 1938 को ब्रिटेन गई। सुभाष चंद्र बोस को उनकी अनुपस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, जो कि उनके विशाल व्यक्तित्व एवं प्रभावशाली राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका का श्रेय जाता है। 22 जनवरी 1938 को बोस ने लंदन से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। सुभाष चंद्र बोस को इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 29 फरवरी 1938 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा में अधिवेशन निश्चित किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ब्रिटिश साम्राज्य की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अन्य साम्राज्यों की तरह ब्रिटिश साम्राज्य भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक सितंबर 1938 में दिल्ली में हुई, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष में कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता में भारत की आज़ादी के लिए बहुत सारे कार्य किए, जिनमें नागरिक स्वतंत्रता संबंधी प्रस्ताव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के विचारों में टकराव है वो लगातार बढ़ता रहा, क्योंकि 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र के विरुद्ध पट्टाभी सीतारामैया को अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए प्रथम बार इस चुनाव में सुभाष चंद्र जीत गए और गांधी समर्थित सीतारामैया को हार का मुंह देखना पड़ा। सुभाष चंद्र के अध्यक्षीय पद पर विजयी होने से गांधी ने सीतारामैया को अपनी हार माना। कांग्रेस में उस समय गांधी समर्थकों की संख्या अधिक होने के कारण सुभाष चंद्र बोस इस पद पर सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे थे। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के पद से त्यागपत्र दे दिया, अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस का आज़ादी के लिए हर प्रकार से संघर्ष जारी रहा। संगठन की परिस्थितियों से विवश होकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस की उदारवादी नीतियों से तंग आकर के उन्होंने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया। इस दल की स्थापना का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना, भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना था। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने उचित अवसर मानकर देशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया। 2 जुलाई 1940 को भारतीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहकर सुभाष चंद्र बोस ने अनशन आरंभ कर दिया। जेल में उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया। अंत में 5 दिसंबर 1940 को रिहा करके उनके पैतृक निवास में बंद कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस का अपने शारीरिक स्वास्थ्य और इसके साथ साथ ब्रिटिश तानाशाही से लगातार संघर्ष चलता रहा और आखिरकार सुभाष चंद्र बोस ने देश की स्वतंत्रता के लिए एक गुप्त योजना बनाई। 17 जनवरी 1941 की रात को सुभाष चंद्र बोस पुलिस की आंखों में धूल झोंककर एक पठान जियाउद्दीन के रूप में अपने निवास से लुप्त हो गई। 31 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस अनेक कठिनाइयों पर काबू पाते हुए भगतराम नामक कामरेड की सहायता से काबुल पहुंचे। इसके बाद वे रूस होते हुए हवाई जहाज द्वारा जर्मनी पहुंचे। जर्मन पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी व इटली के नेताओं से बात की। सुभाष चंद्र ने बर्लिन रेडियो से भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में अपने विचार प्रकट किए। यूरोप में जाकर
सुभाष चंद्र बोस लगातार अपनी योजनाओं पर कार्य करते रहे और भारत की आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। इसके बाद उन्होंने यूरोप में आज़ाद हिंद रेडियो का संचालन किया। 2 नवंबर 1941 को आज़ाद हिंद संघ के औपचारिक उद्घाटन में कांग्रेसी तिरंगा झंडा लहराया गया। इसमें रविंद्रनाथ ठाकुर वाला राष्ट्रगीत जन गण मन था और जय हिंद अभिवादन के रूप में स्वीकार किए गए। नवंबर 1941 में आज़ाद हिंद रेडियो का संचालन करने के लिए 10 व्यक्तियों को चुना गया। प्रत्येक रेडियो स्टेशन पर संचालक बहादुर शाह जफर के निम्न शेर से आरंभ किया जाता था। गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तब तक लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की। ये बार बार शेर जो है रेडियो स्टेशन से संचालित किया था भारत के लोगों में जोश भरने के लिए, आज़ादी को पाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए, उनमें राष्ट्रवाद की भावना का संचार करने के लिए इन पंक्तियों को बार बार जो है आज़ाद हिंद रेडियो से प्रसारित किया जाता था। इसके साथ ही इन का जो वार्ता का जो समापन है वो निम्न पंक्तियों से किया जाता था कि मज़ा आएगा जब हमारा राज देखेंगे, अपनी ही जमी होगी, अपना ही आसमां होगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशा होगा। रेडियो स्टेशन से इसके अंत में नारा लगाया जाता इंकलाब जिंदाबाद, आज़ाद हिंद जिंदाबाद और फिर जीत या मौत। सुभाष चंद्र बोस ने लोगों में देशभक्ति का भाव संचार किया और उनमें लोगों को इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार किया, या तो जीत हो और या फिर देश के लिए शहीद होना। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 1941 में नाजी जर्मनी ने पोलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, नॉर्वे, फ्रांस और पूरी यूरोप का काफ़ी भाग अपने कब्जे में ले लिया। 22 जून 1941 को उसने सोवियत भूमि पर आक्रमण कर दिया। जापान ने 7 दिसंबर को अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अचानक आक्रमण कर दिया। मार्च 1942 में जापान व इंडोनेशिया और मलेशिया पार करके रंगून, बर्मा आदि पर अधिकार कर लिया। युद्ध भारत के द्वार तक आ पहुंचा और सुभाष चंद्र बोस इसके लिए अपनी लगातार रणनीति तैयार करते रहे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। 8 फरवरी 1943 को सुभाष चंद्र बोस जर्मन पनडुब्बी द्वारा कठिन समुद्री यात्रा करके जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे। टोक्यो पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस ने जापानी नेताओं व अधिकारियों से बातचीत की। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस टोक्यो से सिंगापुर पहुंचे, जहां आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। उसी दिन से सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से पुकारे जाने लगे। उन्होंने उसी दिन से नागरिक वेशभूषा त्याग कर सैनिक वेशभूषा धारण कर ली। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को शस्त्र उठाओ और दिल्ली चलो का नारा दिया। सैनिकों के अभिवादन के लिए जय हिंद शब्द का प्रयोग करने को कहा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में 60,000 सैनिकों को तैयार किया। उन्होंने सैनिकों का आह्वान करते हुए कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा 60,000 सैनिकों में भारत की आज़ादी के लिए लगातार जोश जगाता रहा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी आंतरिक सरकार की घोषणा की। अंतरिम सरकार की घोषणा के बाद सुभाष चंद्र बोस स्वयं इस सरकार के मुखिया बने, प्रधानमंत्री बने और सेनापति बने। इसमें 4 अन्य मंत्री बनाए गए, जिसमें कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन स्त्री संगठन, एस.ए. को पब्लिसिटी एवं प्रचार,
कर्नल AC चटर्जी को वित्त, AM शहाद को सचिव बनाया गया। 23 अक्टूबर 1943 को जापान सरकार ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता प्रदान की। इसके साथ ही जर्मनी, इटली व अन्य देशों ने भी सुभाष चंद्र बोस की सरकार को मान्यता प्रदान की। एक प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों में मैसेज छोड़ा कि भारत जो है स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। फरवरी 1944 से अप्रैल 1945 तक सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। 18 मार्च 1944 को आज़ाद हिंद फौज भारत की सीमाओं में प्रवेश कर गई। कड़ी चुनौतियों का सामना करने के बाद आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल पर अपना अधिकार कर लिया। खाद्य सामग्री की कमी, जापानी सेना के सहयोग न होने से आज़ाद हिंद फौज जो है वो आगे नहीं बढ़ सकी। इसी दौरान जो है 16 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस बैंकॉक पहुंचे और वहां से ताइवान के ताइपे नामक स्थान पर गए। 17 अगस्त को वे अपने मित्र हबीबुर रहमान के साथ सोवियत संघ जाने के लिए जापानी विमान पर सवार हुए। कुछ ही देर बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 19 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु हो गई। 20 अगस्त 1945 को ताइपे के शवदाह में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। सुभाष चंद्र की मृत्यु के संबंध में अनेक प्रकार के आयोगों का गठन किया गया। उनकी मृत्यु के बारे में रहस्य बना हुआ है। उनकी मृत्यु एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह है। सुभाष चंद्र बोस का भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अनेक प्रकार की रचनाओं के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से देश के लोगों को हर समय आज़ादी के लिए जागरूक किया, प्रेरित किया, संघर्ष होने के लिए उनको तैयार किया। उनकी प्रमुख रचनाओं में है द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन पिलग्रिम, इंडियन नेशनल आर्मी। पत्रिकाओं में फॉरवर्ड ब्लॉक, संपादक पत्रिका पॉलिटिकल टेस्टामेंट, पत्र में आज़ाद हिंद और बंगलार कथा। ये सुभाष चंद्र बोस की रचनाएं थी जिससे हमें उनके विचारों का पता चलता है। सुभाष चंद्र बोस आजीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। वो अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए भी इम्फाल के जंगलों में एक तरफ ब्रिटिश आर्मी और दूसरी तरफ अपने शारीरिक स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियों से लगातार संघर्ष करते रहे और आखिरकार आज़ाद हिंद फौज इम्फाल में एक पोस्ट पर जो है कब्जा कर लेती है और सुभाष चंद्र बोस को जापानी सेना से ज़्यादा रसद न मिलने के कारण और मौसम की परिस्थितियों के वश आज़ाद हिंद फौज जो है वो उससे आगे नहीं बढ़ सकी और इसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस का निधन हो जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस के जीवन इतिहास से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।